पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची जो था वो उस स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर आकर पहुंच चुका था जहां पर वो डीमन भी मौजूद होता है। युनची को यहां पर होश आया था और वो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसको पता चलता है कि बाहर निकलना तो सबसे पहले उसको डीमन को मारना पड़ेगा। जब तक ये जिंदा है स्वॉर्ड प्रिजन नहीं एक्टिवेट होने वाला। इस वजह से युनची उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कामयाब हो ही नहीं पाता। वो उसको मार ही नहीं पा रहा था। युनची अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है, यहाँ तक कि अर्थ फेस्ट मैसेजम लेवल पे भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर उसको नहीं मार पा रहा था। जिस वजह से वो डीमन कहना चाहता है कि तुम मुझे मार लो, इतनी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। तो इस वजह से युनची भी परेशान हो जाता है कि अब मैं इसको कैसे हराऊंगा और कैसे हराने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। उसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनची उस डीमन से कहता है कि क्या तुम्हारा सरनेम सच में युन है, क्योंकि मेरा नाम भी युनची है और मेरा सरनेम युन है। तो ये सुनकर डीमन हैरान हो जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा भी सरनेम युन है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम युनची तो बहुत प्यारा नाम है, एकदम सुरीला और बहुत ही मतलब से भरा हुआ नाम लगता है। ऐसा लगता है कि ये आसमानों का नाम हो, बादलों का नाम हो, इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो युनची भी कहता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे खुद मेरा नाम का मतलब नहीं पता था। देखो किस्मत ने भी कैसा खेल खेला। हम दोनों यहाँ पर इस स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर कैद है, हम दोनों का सरनेम एक है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। इसलिए किस्मत हम दोनों को यहाँ पर स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर कैद कर चुकी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये जो शराब है ना आपको ऑफर करना चाहता हूँ। आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसलिए कि अगर मैं कुछ दिन बाद आपको मार दूं ना, तो मरने के बाद जब आफ्टर लाइफ में जाएंगे तो वहां पर आपकी आत्मा मेरी आत्मा को परेशान ना करे। इसलिए अभी से आपको यहाँ पर मस्का लगा रहा हूँ और मस्का लगा के मारूंगा मैं। तो डीमन कहता है कि तू नहीं सुधरेगा, लेकिन चल ला, जो दारू दे रहा है वो मेरे को दे दे, कम से कम जितना जिंदा हूँ उतने तो मजे मिलेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर बैठकर मस्त शराब पीने लग गए थे। शराब भी बनी थी उस ड्रैगन के खून से। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन डीमन था वो यहाँ पर युनची से कहना चाहता है कि देखो मैं किसी का भी एहसान नहीं लेता। तुमने यहाँ पर वो ड्रैगन मीट मुझे खाने के लिए दिया, शराब दी है, तो इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें क्या दूंगा पता है? मैं तुम्हें दूंगा ट्रेनिंग, जिसके जरिए तुम अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे, ताकि तुम मुझे जल्द से जल्द मार सको। तुम्हारा यही मकसद है ना मुझे मारना, तो मैं इसी चीज की तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मतलब कि अपने ही पैर पे मैं कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम ये चीज के लिए तैयार हो? तो वो यहाँ पर अपने पाम अटैक के जरिए युनची के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसको यहाँ पर ट्रेनिंग देने की कोशिश करा था। तो युनची उसके पाम अटैक को देखकर हैरान हो जाता है कि एक कमाल का अटैक लग रहा है। जिस पर वो डीमन कहने लग जाता है कि हाँ ये मेरा बहुत खास अटैक है, जिसको मैंने नाम दिया है प्रोफाउंड हैंड। ये तैयार होता है मेरी प्रोफाउंड वेन से और मेरी ब्लड लाइन के जरिए। और जैसे कि तुमने कहा, सच में ये वाला अटैक बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके जरिए मैं बहुत चीजों को तोड़ सकता हूँ। ये मेरी सोल की तरह भी काम करता है, क्योंकि मैं अपनी सोल पावर से ही इसको कंट्रोल करता हूँ। और इसके जरिए मैं किसी भी तरह का शेप मैं तैयार कर सकता हूँ। मतलब किसी फॉर्मेशन को बनाना, पाम अटैक बनाना, कोई वेपन बनाना, जिस चीज में चाहूँ मैं उस चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब हम दोनों का सरनेम एक है, तो हमारी ब्लड लाइन भी कहीं ना कहीं आपस में मैच खाती होगी। तो हमारी ब्लड लाइन के हिसाब से ये जो प्रोफाउंड हैंडल टेक्निक है ना, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो तुम एक काम करो, इसको सीखने का ट्राई करो। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे सीखना है। उसके बाद तुम और अच्छी तरह से अटैक वगैरह कर पाओगे। ये प्रोफाउंड हैंडल जो सबसे पहले हमारी ब्लड लाइन में किसी बंदे को सिखाया गया था ना, उसको सिखाया था एंशिएंट गॉड ने। उस टाइम का कोई एंशिएंट गॉड था, उसने सबसे पहले बंदे को यहाँ पर सिखाया और उसके बाद ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होता गया। और उसी एंशिएंट ट्रू गॉड ने जो हमारी जनरेशन को ये पावर सिखाई है ना, उसके जरिए हमारे जनरेशन के बंदे इतना पीक तक जा सकते हैं कि वो हेवन फेस्ट मैसेजम को भी ब्रेक कर सकते हैं। उनकी मैस्टिक पावर अपने पीक पर जा सकती है, वो भी आराम से, बस थोड़ी मेहनत लगती है। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन है एक डीमन रेल्म। उसके अंदर टोटल 12 टॉप की फैमिली होती है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो कमाल की फैमिली है ना, वो है युन फैमिली। यानी कि जो सरनेम तुम्हारा है वो सरनेम मेरा है, वो वाली फैमिली सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उन 12 के 12 फैमिली में से। तो तुम समझ ही सकते हो कि हम आखिर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ज़ोरो लान को देख पाते हैं। वो अपने फादर के साथ होती है, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके फादर कहते हैं कि लगता नहीं कि अब मैं बचने वाला हूँ, मेरा आखिरी दिन अब करीब आ चुका है। लेकिन लान अपने फादर को मरने नहीं देना चाहती थी। तब देखते देखते वहाँ पर एक बंदा आता है, जो यहाँ पर आकर कहने लग गया था कि अगर तुम्हें अपने फादर को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है। मास्टर फैन ने ये ऑफर दिया है कि अगर ज़ोरो लान उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है ना, तो वो बर्निंग सोल फ्लावर देंगे, जिसके जरिए तुम्हारे फादर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि इसके लिए तुम्हें मास्टर फैन के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये बंदा असल में था ज़ोरो लान का ही भाई। तो उसके फादर कहने लग जाते कि निकम्मे कहीं कि निकल यहाँ से। तो आखिर इतना घटिया ऑफर तुझे यहाँ पर लाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कभी भी ज़ोरो लान का हाथ उस मास्टर फैन के हाथों में नहीं देने वाला। लेकिन लान का भाई कहने लग जाते कि देखो बहन, टाइम खत्म हो रहा है, फादर को बचाना है तो यही एक तरीका है। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास ही अपने फादर को बचाने का चांस है। पर अब लान ने फैसला क्या किया वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहीं पर ये सीन कट हो जाता है।
अब हम यहाँ पर 1 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम युनची को देखते हैं। वो अभी तक की अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था और यहाँ पर वो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए जिस तरह से वो डीमन अलग अलग शेप्स को तैयार कर सकता था ना, युनची भी अब इस तरह से काफी हद तक की करना सीख चुका था और इसके जरिए कई बार तो वो यहाँ पर डीमन के भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया करता। तो ये देखकर वो डीमन कहने लग जाता है कि तू तो बड़ा शातिर निकला बे, इतने जल्दी तू इतनी सारी चीजें सीख गया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसके बारे में। लगता है कि तेरा फ्यूचर ना बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो बहुत जल्द चीजों को सीख जाता है। ऐसा ही चलता रहता तो कहां से कहां नहीं पहुंच जाएगा। वो डीमन अचानक में ही बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता। तो युनची कहता है कि क्या हुआ आपको, आप हंस क्यों रहे हो? तो वो डीमन कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर न जाने कितने सालों से पड़ा हुआ लेकिन कोई भी मुझे ना मार पाया ना मैं खुद मर पाया। पर ये कितनी फनी बात है ना कि मैं अब यहाँ पर एक जूनियर को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ किस लिए? ताकि वो आगे चलकर मुझे ही मार सके। फूटी किस्मत मिले तो मिले लेकिन मेरी जैसे किसी को ना मिले। मैं तुम्हें डेली ब्रेक थ्रू करते हुए, डेली यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनते हुए ये देखता हूँ कि चलो मेरे मौत का एक दिन करीब आता जा रहा है। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सच में एकदम पागल हो गया हूँ जो अपने ही मौत के सामान को इतना ज्यादा मेहनत से स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ। या तो मैं पागल हो गया या तो मेरी किस्मत पागल है जो मुझे इस सिचुएशन में लाकर फंसा चुकी है। तो युनची कहता है उस डीमन से कि डीमन आप मुझे ये बताइए कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या बाकी? मतलब होगी ना कोई इच्छा जो आपकी बाकी रह गई होगी तो मैं ट्राई कर सकता हूँ उसको पूरा करने का। तो वो डीमन कहने लग जाता है कि मेरी इच्छा छोड़, तू मुझे ये बता कि क्या तेरी फैमिली है, तेरे को पता है कि तेरे पेरेंट्स वगैरह कहाँ रहते हैं, वो कहाँ पर है? जिस पर युनची कहते हैं कि ये तो बड़ा दुख देने वाला सवाल आपने पूछ लिया। मुझे तो नहीं पता कि मेरे असल वाले पेरेंट्स कहाँ पर है। मुझे मेरे ग्रैंडपा ने ही बचपन से पाला था। मेरे असल में पेरेंट्स कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता। बस मेरे पास ये एक छोटा सा मिरर है जो कि शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया होगा और बचपन से ये मेरे गले में लॉकेट की तरह लगा हुआ है। तो देखते साथ ही वो जो डीमन था पगला जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास ये मिरर आया तो आया कैसे, बताओ मेरे को वो मिरर बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये कैसे है। तो युनची कहता है कि अरे क्या हो गया आपको, मैं बचपन से ये देख रहा हूँ मेरे गले में टंगा हुआ है। जब से मैं पैदा हुआ, जब से मेरे को अकल आई है ना, तब से ये मैं अपने पास ही देख पा रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मिरर है, ये तो अचानक में ही एक्टिवेट हो गया था, तब जाके मुझे इसकी सच्चाई पता चले। तो वो डीमन हैरान रह जाता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने ये तुम्हें दिया है, ये कैसे हो सकता है? देखो तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया है? तो युनची कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं क्यों मजाक करूंगा आपके साथ, क्योंकि यही तो एक क्लू है मेरे पास जिसके जरिए मैं अपने असली पेरेंट्स तक के मिल सकता हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं अपने असली पेरेंट्स को कभी नहीं देख पाऊंगा। तो वो डीमन कहता है कि जरा तुम मुझे अपना राइट वाला हैंड बताओ। तो जैसे यहाँ पर युनची उसको राइट हैंड दिखाता ना, उसके पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था जिसको देखकर डीमन मानो के पगला किया था। तो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बिल्कुल शॉक में जा चुका था। वो कहने लग जाता है युनची से कि तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो मेरे युन क्लान से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा खाली युन सरनेम नहीं है, मतलब कि ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे इंसान का युन सरनेम नहीं हो गया, बल्कि तुम मेरे ही क्लान के मेंबर हो। और इसका मतलब तुम जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम मेरे पोते हो। तुम्हारे हाथ में ये जो लॉकेट है ना, वो हमारे क्लान का सबसे ज्यादा कमाल का ट्रेजर है जो कि तुम्हें मिला हुआ है। मुझे पता था कि मेरा पोता ही वो इंसान है जिसके पास ये ट्रेजर होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। पर किस्मत का खेल देखो कि तुम मेरे सामने आकर पहुंच गए। युनची बिल्कुल पागल हो गया था कि ये कैसे पॉसिबल है, आप मेरे दादाजी हैं, ये नहीं मान सकता मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा इत्तेफाक कभी हो ही नहीं सकता। आप झूठ कह रहे हैं या फिर ये बात सच से बहुत ज्यादा दूर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आऊँ, एक डीमन को देखूं और वो मेरा डीमन दादाजी निकल जाए? ये तो यकीन करने वाली बात ही नहीं लग रही है मुझे। तो ये सुनकर वो डीमन कहना चाहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, हम दोनों के ब्लड को आपस में मिला लो। अगर हम दोनों का खून का रिश्ता होगा ना, तो तुम्हें अपने आप कनेक्शन पता चल जाएगा। उसके बाद तो तुम्हें यकीन हो जाने ही वाला है कि तुम मेरे पोते ही हो। तो वो दोनों यहाँ पर अपने अपने खून का एक एक बूंद बाहर निकालते हैं और वो जो खून था आपस में इकट्ठा होने लग गया था। जैसे ये खून इकट्ठा होता है, ये बिल्कुल आपस में मर्ज हो जाता है। मतलब अगर खून का रिश्ता नहीं होता ना, तो ये आपस में मर्ज नहीं होता। ये देखकर डीमन कहने लग गया था कि मेरे पोते मैंने तुम्हें पहली बार देख लिया, मेरा खुद का सगा पोता ये कैसे मेरे सामने खड़ा है, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को। युनची भी अब जब यकीन कर चुका था ना, वो हैरान रह जाता है। वो कहने लग जाता है कि आप सच में मेरे दादाजी हैं। आपको पता है मैं आपको कितना ढूंढा हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं मिले, पर कभी इस तरह से मिल जाएंगे इसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि ये चीज कैसे हो गई। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब यहाँ पर रोते हैं कि आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। जब से एक दूसरे की किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ पर किस्मत का ही शुक्रिया कर रहे थे कि इसी किस्मत ने हम दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। वो जो डीमन था वो शुक्रिया करने लग जाता है अपनी किस्मत का कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने न सिर्फ यहाँ पर मुझे मेरे पोते से मिलाया, बल्कि उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो मेरे साथ है, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कभी जिंदगी में शायद कोई भी नहीं थी। डीमन यहाँ पर युनची को बताने लग जाता है कि जिस इंसान ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, बचपन से पालकर बड़ा किया ना, शियाओ फैमिली ने, वो फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बहुत सारे एहसान है तुम्हारे पर, तो उनको तुम कभी मत भूलना। शियाओ फैमिली के किंग ने अपने बेटे की जान गंवा दी थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें
अडॉप्ट किया, तुम्हें पालकर बड़ा किया था, इसलिए तुम्हारा सरनेम शियाओची हुआ करता था। लेकिन जब तुमने सच्चाई जानी तो तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम शियाओची नहीं बल्कि युनची हो, और जिसको तुम अपने दादाजी अपने पेरेंट्स समझ रहे थे वो तुम्हारे अपने नहीं है। लेकिन जो भी शियाओ फैमिली ने तुम्हारे लिए किया है ना, उसको तुम कभी मत भूलना। जिसने तुम्हारे उस सौतेले फादर को और उनकी फैमिली को मारा है ना, तुम्हें उनसे भी बदला लेना है। तो युनजी कहते हैं कि जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, लेकिन आप क्या मुझे और भी डिटेल में बता सकते हैं मेरे असली फादर के बारे में। तो डीमन उसको सारी बात बताना शुरू कर है कि ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब मेरा सिर्फ एक बेटा हुआ करता था। मेरे पास एक ही बेटा था, यानी कि तुम्हारे असली वाले फादर, जिनका नाम था युन किंगलोंग, और तुम्हारी माँ का नाम था मू यूरू। तुम्हारी माँ थी मू फैमिली क्या जो लीडर है ना, उनकी बेटी। उनकी फैमिली भी वो जो टॉप की 12 फैमिली के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, डीमन क्लान की, उनमें से एक आती थी। लेकिन शादी से एक रात पहले ही तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया और ये जो मिरर है, रीइंकार्नेशन मिरर, वो मेरे हाथों में थमा दिया, ये कहते हुए कि डीमन क्लान का सबसे कमाल का ट्रेजर है ये। तो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम्हें इसको संभाल कर रखना, बहुत अच्छे से इसको संभालना और इसको लौटा देना मेरे हस्बैंड या फिर मेरे भाई तक के, क्योंकि यही रीइंकार्नेशन मिरर की वजह से हमारे दुश्मन जो है ना, वो हमारे ऊपर कई बार अटैक करने का ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि उनको यही रीइंकार्नेशन मिरर चाहिए। लेकिन हम दुश्मनों के हाथों में ये लगने नहीं दे सकते। मेरे हस्बैंड के पीछे तो अभी दुश्मन पड़े हैं, लेकिन मेरे फादर और मेरे भाई के पीछे तो बहुत टाइम से वो दुश्मन पड़े हुए हैं, ताकि वो किसी भी तरह से ये इनकारनेशन मिरर हासिल कर सके। इस वजह से मेरे फादर और मेरा भाई दोनों तो लापता है, कोई नहीं जानता कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। तो इसलिए मैं आपको ये रीइनकार्नेशन मिरर दे रही हूँ, इसको संभालना और किसी भी तरह से कोशिश करना है कि मेरे फादर और मेरे भाई को आप ढूंढ सको। तो जब मैं ये रीइनकार्नेशन मिरर लेकर निकल रहा था ना, तो उस टाइम वापस से वो दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए। उनको किसी भी तरह से ये मिरर चाहिए था। डीमन एम्पायर ने पूरी फुल कोशिश की ताकि किसी भी तरह से वो मिरर मुझसे हासिल कर सके, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे फादर को ये रीइनकार्नेशन मिरर दे दिया था ताकि वो उसको संभाल सके। और यही वो टाइम था जब डीमन एम्पायर ने मुझे ट्रैप कर दिया इस स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर। इसी मिरर को बचाते हुए मैं यहाँ इस स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर कैद हूँ और करीब मुझे 100 साल हो गए यहाँ पर कैद हुए। जब से मैं यहाँ पर कैद हुआ तब से तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की मुझे प्रोटेक्ट करने की, मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन कभी भी वो मुझे बाहर नहीं निकाल पाए। उनको हमेशा से यही चीज का अफसोस था कि यहाँ पर मैं इतनी बुरी तरह से फंस गया जहाँ ना मुझे मौत मिलती है ना मुझे जिंदगी मिलती है। लेकिन किस्मत का भी खेल देखो कि तुम खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आकर पहुंच गए। तो युनची ये सारी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका, तो वो कहने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे फादर और माँ दोनों जिंदा है। जो मेरे असली वाले पेरेंट्स है वो भी तक कि जिंदा होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। कहीं डीमन एम्पायर उनको नुकसान ना पहुंचा दिया हो। वो डीमन कहना चाहता है कि तुम्हें पता है वो मास्टर जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर फॉर्मेशन को औसत मजबूत करने के लिए आया था, उसने कहा क्या कहा था कि मेरे बेटे को, उसकी वाइफ को, सबको मार दिया गया है और वो लोग अब जिंदा नहीं है, तो मुझे उनके वापस आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे असली पेरेंट्स को ना मार दिया गया, पर मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो ये सुनकर युनची भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे जो सौतेले पेरेंट्स थे वो तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स के बारे में जब मैंने जाना तो क्या वो भी इस दुनिया में नहीं है? नहीं, इतना तो मैं अनाथ नहीं हो सका, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो वो डीमन कहना चाहता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें ये शुक्र मानना चाहिए कि कम से कम तुम जिंदा हो, तुम अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो और दुश्मनों से अपना बदला ले सकते हो जिसने तुम्हारी फैमिली के साथ इतना बुरा काम किया है। तो युनची कहता है कि अब मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक साथ मिला देना तो ये घटिया सा फॉर्मेशन तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। बहुत हो गया ये स्वॉर्ड प्रिजन का, ये अब हमें और ज्यादा नहीं रोक सकता। मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है, मुझे देखना है कि वो किस हालत में है। तो युनची पागलों की तरह इस स्वॉर्ड प्रिजन को तोड़ने में लग जाता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर किसी भी तरह से इस स्वॉर्ड प्रिजन को तोड़कर रहूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। वो अंधाधुन अटैक पे अटैक करता जा रहा था। अब वो यहाँ पर डीमन के ऊपर तो अटैक नहीं करता क्योंकि उसको पता चल चुका था कि वो उसका दादा है, तो अब वो यहाँ पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। लेकिन डीमन कहता है कि नहीं कर पाओगे तुम ये, मैंने कोशिश कर ली है, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। उस डीमन एम्पायर ने बहुत मजबूती से मुझे यहाँ पर ट्रैप किया है। पर युनची भी युनची है, वो अपनी तुरंत स्पिरिट को समन करता है, फायर से बनी हुई आउस के जरिए वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है फॉर्मेशन के ऊपर। वो रुकने वाला नहीं था, वो पागलों की तरह जितना हो सकता था उतना अटैक करता है, लेकिन उसके हर एक अटैक यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाता। तो युनची कहता है कि ग्रैंडपा थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, मैं उस टाइम के अंदर जरूर इस फॉर्मेशन को तोड़कर आप दोनों को यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं भी जाऊंगा यहाँ से बाहर और आपको भी बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तो वो डीमन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ये कर लोगे, तुम मुझे वापस से अपना सीधा हाथ दिखाओ। वो हाथ देख कर कहना चाहता है डीमन की तुम्हारी जो मैस्टिक पावर है ना अभी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम अभी भी कमजोर हो। मैं सोच रहा हूँ कि काश कुछ ऐसा कर पाता कि मैं अपनी सारी पावर तुम्हें दे देता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा शरीर इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ना मैं अपनी पावर को भी निकाल सकता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा जो प्रोफाउंड हैंडल है ना
उसको एकदम पीक पर पहुंचा सको। यही वो चीज है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में, जब तक तुम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं लेते। तो अब यहाँ पर वो जो डीमन था वो यहाँ पर यूनिची की जो प्रोफाउंड हैंडल यानी कि उसकी मैस्टिक पावर से बनी हुई जो प्रोफाउंड हैंडल होती है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ था, जिस वजह से यूनिची को इतनी ज्यादा तकलीफ होती कि वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो पागल होता जा रहा था तकलीफ से, क्योंकि अभी तक यूनिची ने थोड़ा थोड़ा उसको एक्टिवेट करना सीखा था, लेकिन उसको अवे करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि अच्छे इंसान की जान चली जाए। वो डीमन कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोफाउंड हैंडल होता है ना वो कई सारे अलग अलग कलर्स में होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और गोल्ड। हमारे क्लान के अंदर जितने भी बंदे हैं वो 2 या 3 कलर के प्रोफाउंड हैंडल को एक्टिवेट कर पाते हैं, लेकिन हर कलर का कोई भी आज तक एक्टिवेट नहीं कर पाया। जितने भी कलर है ना वो अलग अलग रैंक को बताता है। मतलब जो ग्रीन रैंक होता है कलर वाला वो सबसे ज्यादा जीनियस वाला होता है। मतलब अगर तुमने अपनी ग्रीन प्रोफाउंड हैंडल को एक्टिवेट कर लिया ना, मतलब कि तुम एक जीनियस कल्टिवेटर बन चुके हो। तो अब तुम्हारा देखना है कि तुम्हारी जो प्रोफाउंड हैंडल एक्टिवेट होती है वो किस कलर की होती है। तो जैसे यहाँ पर यूनिची की प्रोफाउंड हैंडल एक्टिवेट हुई थी, ये देखकर यूनिची और वो डीमन दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेड था जो कि सबसे स्टार्टिंग का लेवल होता है। तो वो डीमन कहता है कि यार तुम्हारी प्रोफाउंड हैंडल इतनी कमजोर क्यों है। तो यूनिची कहता है कि ग्रैंडपा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे हेवन कुछ ऐसे दे या ना दे, लेकिन मैं सब कुछ को खुद के दम पर हासिल करने की ताकत रखता हूँ। मैं खुद से इंक्रीज कर लूंगा इस प्रोफाउंड हैंडल की पावर को। तो यहाँ पर वो डीमन कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, आखिर तुम पोते हो किसके, मेरे पोते हो ना, तो मेरा पोता थोड़ी ना कमजोर हो सकता है। वैसे भी तुम्हारे पास फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन की पावर है और तुम्हारे पास प्रोफाउंड हैंडल इतना स्ट्रॉन्ग ना भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन इतनी कमाल की होगी कि कोई तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। वो डीमन यहाँ पर किसी खास तरह की पावर को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद यूनिची के कान में कुछ कहता है, पर वो यूनिची के कान में क्या कहता है ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। डीमन यहाँ पर यूनिची से कहना चाहते हैं कि जो मैंने अभी तुम्हारे कान में बताया ना यही सीक्रेट है पूरे के पूरे उस डीमन रैल्म का। ऐसे सीक्रेट के ऊपर पूरा का पूरा डीमन रैल्म टिका हुआ है कि आखिर किस तरह से उसका फ्यूचर हो सकता है। तो तुम समझ रहे हो ना कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें उसको अच्छे से हैंडल करना है। ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ हमारे यून फैमिली के जो खास मेंबर होते हैं उनको पता होता है। मुझे पता था तो अब मैंने यहाँ पर ये सीक्रेट तुम्हें बताया, तो इसको संभाल कर रखना अच्छे से। हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको तुम जाकर ये सीक्रेट बताओगे। सच कह रहे हो ना, नहीं बताओगे ना किसी को ये, क्योंकि अगर तुमने ये सीक्रेट बताया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और तुम अपने दुश्मनों को और ज्यादा बढ़ा लोगे। तो यूनिची कहते हैं कि बिल्कुल जैसा आपने मुझसे भरोसा किया मैं वैसा ही करूंगा, मैं किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो ये सुनने के बाद वो डीमन कहना चाहता है कि चलो ठीक है, तो मेरी बात समझ दोगे, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, न जाने क्यों लेकिन मुझे अब बहुत थकान हो रही है। तो जब तक मैं यहाँ पर आराम करूँ तब तक जो तुम्हारी न्यू प्रोफाउंड हैंडल रेड वाली एक्टिवेट हुई है ना उसको समझने की कोशिश करो, देखो कि वो किस तरह से तुम्हारे काम आती है, प्रैक्टिस करने का ट्राई करो जिससे तुम्हें फायदा मिलेगा। तो यूनिची कहते हैं कि ठीक है ग्रैंडपा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, आप आराम कीजिए तब तक के। तो जैसे यहाँ से यूनिची आगे बढ़ता है ना हम देख पाते हैं कि वो जो डीमन है कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो मर जाता है ना तो यूनिची यहाँ से बाहर निकल सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि यूनिची यहाँ से बाहर निकल सके, वरना 20 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे यूनिची आगे बढ़ा था उसको पता चल जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वो जैसे अपने ग्रैंडपा को देखता है, ग्रैंडपा को देखकर कहना चाहता है कि ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, ये फॉर्मेशन अपने आप खत्म क्यों हो रहा है, ये फॉर्मेशन क्यों ओपन हो रहा है। वो भाग कर जाता है अपने ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए कि ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने खुद की पावर का यूज करते हुए अपनी जान देने की कोशिश की थी और धीरे धीरे करते हुए वो मर रहे थे। ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा था कि अब उनको यहाँ पर बचाया जा सकता है। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो रही थी और जैसे जैसे उनके अंदर से उनकी जान निकल रही थी ना वैसे वैसे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग जाता है। यूनिची यकीन ही नहीं कर पाता, वो कहता है कि ग्रैंडपा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो हमारी मुलाकात हुई थी और अभी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो यहाँ पर एकदम ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो भागकर अपने ग्रैंडपा की तरफ जाने लग जाता है और यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के कहे हुए बातों को वो याद करने लग गया था कि किस तरह से उसने अपने ग्रैंडपा का यहाँ पर ख्याल रखा, कितना टाइम वो दोनों ने एक दूसरे के साथ रहते हुए यहाँ पर गुजारे। वो अपने ग्रैंडपा को बस याद कर रहा था। उस टाइम तो उसको नहीं पता था कि उसके सच में ग्रैंडपा है, लेकिन जब उसको पता चला तो वो ज्यादा टाइम तक के अपने ग्रैंडपा के साथ नहीं रह पाया। इससे पहले तो वो उसके सामने एक डीमन की नजरों की तरह थे, लेकिन जब असली रिश्ता पता चला तो उसी टाइम अब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने अपनी जान दे दी। वो सारे लम्हों को याद करके यूनिची बहुत रोता है, एकदम वो उदास हो चुका था। वो कहता है कि नहीं ग्रैंडपा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, सब कुछ तो मेरा जा ही चुका था, मैं ना अपने पेरेंट्स के बारे में जान पा रहा हूँ ना किसी और के बारे में जान पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से आपके बारे में जान पाया था और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। नहीं आप नहीं जा सकते, आपको उठना होगा। लेकिन उसके ग्रैंडपा अब कुछ बोल नहीं रहे थे, लग रहा था कि उनकी जान जा चुकी है। उन्होंने यूनिची को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को मार दिया। जैस्मिन यहाँ पर यूनिची से कहने लग जाती कि यूनिची तुम कुछ नहीं कर सकते, वो मर चुके हैं और मरने के बाद ये फॉर्मेशन ओपन हो चुका है, ये फॉर्मेशन खुल गया है, अब तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो।
इन्होंने अपने दिल को ही मार लिया सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। युनची इस चीज पे यकीन ही नहीं कर पाता कि नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बाहर जाना था तो आपके साथ जाना था, आपके बगैर मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना था। आपने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन बताने के बाद अपनी जान क्यों दी आपने? जी करके आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपने मुझे बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मैं अपने ग्रैंडपा के साथ इतना साल यहाँ पर रहा, लेकिन कभी उनको पहचान नहीं पाया। कितना कितना बेवकूफ, कितना बदकिस्मत इंसान हूँ मैं जैसा बस किस्मत इंसान शायद ही कोई इस दुनिया में होगा जिसको जब पता चला कि उसके सामने उसके ग्रैंडपा मौजूद है तो वो एक दिन भी ढंग से उनके साथ नहीं रह पाया। युनची खूब रोता है, खूब वहां पर रोता है, उसको रोने से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो जैस्मिन से भी कहने लग जाते कि जैस्मिन देख रही हो ना, कितनी बेकार किस्मत है मेरी कि जब भी किसी अपने से मिलता हूँ वो मेरा अपना मुझे छोड़कर उसी टाइम चला जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? युनची बहुत ज्यादा रोता है, बिल्कुल इमोशनल कर देने वाला ये सीन था। इतनी मेहनत से युनची अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा हो, जब उसके ग्रैंडपा उसको मिले तो वो भी उसके साथ ज्यादा टाइम तक के नहीं रह पाया। वो कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझ पर भरोसा किया था ना, मैं आपके भरोसे के ऊपर खरा उतरूंगा, हर वो चीज करके दिखाऊंगा जो करने का आपने मेरे लिए सपना देखा था। तो क्या आप युनची जैसा उसके ग्रैंडपा ने कहा था सब चीज का वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।